एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम झारखंड की जनजातियों के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं अगली जनजाति के। और आज को जिस क्लास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मुंडा जनजाति के बारे में। और आज हम डिटेल से समझेंगे कि मुंडा जनजाति के बारे में कैसे निवास करते हैं मुंडा जनजाति झारखंड में, और कहाँ पे इनका मुख्य निवास स्थल माना जाता है, किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारी चीज को हम एक एक करके समझेंगे पूरे डिटेल से। और इससे पहले बताना चाहेंगे जो भी इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो कि बात करने वाले हैं आज हम मुंडा जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले हम संथाल, उरांव जो भी जनजाति हैं वो सारी जनजातियों को आज हम इससे पहले कर चुके हैं क्लास। आज बात करने वाले हैं मुंडा जनजाति के बारे में। समझेंगे सबसे पहले मुंडा झारखंड में। तो बता दें कि ये कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति के रूप में माना जाता है, वो है मुंडा। मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है। की शुरुआत ये माना जाता है कि जो भी प्राचीन हिंदू थे इन्हें मुंडा या तो फिर कह सकते हैं कि कोल के नाम से पुकारा करते थे और इन्हीं के नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे ये क्या है कि इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ और मुंडा के नाम से ये जाने लगे। हालांकि कोल जो था वो मुंडा जनजाति लोगों को ज्यादा पसंद नहीं था कि वो उन्हें कोल कहे, लेकिन मुंडा कहना कहीं ना कहीं उनको पसंद था कि मुंडा कह सकते, लेकिन कोल कहलाना उनको ज्यादा पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम जानते कि और मुंडा का जो अर्थ होता था वो होता था विशिष्ट व्यक्ति। क्योंकि मुंडा जनजाति में हम जानते हैं कि जो भी गांव का प्रधान व्यक्ति होता है वो मुंडा ही कहलाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि हातू मुंडा भी कहा जाता है। क्योंकि हातू जो होता है वो मुंडा का गांव होता है, तो मुंडा का गांव को हातू कहा जाता है और उसका प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो उसका गांव का प्रधान होता है वो हातू मुंडा के नाम से जाना जाता है। बता दें मुंडा जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है मुंडा, और इनका अपना भाषा है वो है होड़ो जगर। तो मुंडा जनजातियों की अपनी भाषा है वो है होड़ो जगर। क्योंकि इससे पहले हम बात किए थे संथाल जनजाति के बारे में, तो वहां पे भी हमने देखा था कि संथाल जनजातियों की अपनी भाषा है संथाली भाषा, और उसकी लिपि भी हमने बात किया था ओलची की लिपि जो उसकी भाषा थी। उसी तरह से उरांव जनजातियों में भी हमने देखा था। और बात करें मुंडा जनजातियों में तो इनकी भी अपनी भाषा है और ये अपने भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। और साथ ही साथ मुंडा अपने आप को होड़ोको या तो फिर होरोको, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, यानी ये अपने आप को होरोको या तो फिर होड़ोको के नाम से ये कहते थे पहले। तो होड़ोको का अर्थ होता है मुख्य रूप से मनुष्य माना जाता है, होड़ोको का अर्थ होता है सामान्य अर्थ। बात करें इनके मुख्य निवास स्थल का, तो रांची जो है वो मुंडा जनजातियों का प्रमुख निवास स्थल माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या में जो देखने को मिलता है वो रांची में ही देखने को मिलता है मुंडा जनजाति। फिर बात करते हैं हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, ये कई सारे क्षेत्र है जहां पे मुंडा जनजाति झारखंड में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो झारखंड के जितने भी अगल बगल के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो सभी राज्यों में भी हमको मुंडा जनजातियों का कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चाहे बिहार बात करें, या तो फिर कुछ ऐसे जनजाति थे जो कि जब उनके पास पर्याप्त ना ही खेती था और ना ही उनके पास उतना व्यवस्था हो पाता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वे चाय के बागान जो थे, खेती या तो फिर कहते हैं कि खान खदानों में वो मजदूरी करने चले गए। साथ ही साथ कई सारे ऐसे थे जो कि पश्चिम बंगाल और असम के जहां पे कह सकते हैं कि चाय का आपका खेती होता है, तो उसमें कई सारे मजदूरी के लिए वहां पे भी चले गए। तो इस तरह से कई अलग अलग जगहों पे इनका निवास देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा मुख्य रूप से। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि मुंडा जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास स्थल किसे माना जाता है, तो रांची को माना जाता है, क्योंकि रांची जिला में सबसे अधिक देखने को मिलता है। बात करें इनके प्रवेश का,
तो लगभग 600 ईसा पूर्व में, लगभग 600 ईसा पूर्व में इनका प्रवेश माना जाता है झारखंड में। और इनका प्रमुख समूह अगर बात की जाए प्रजातीय समूह, तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह, या तो फिर जिसे हम प्री द्रविडियन भी कहते हैं, क्योंकि हमने बात किया था कि जब हम बात कर रहे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या तो प्री द्रविडियन या तो फिर द्रविडियन, तो उसमें हम सब पूरे अच्छे से समझे थे कि किस प्रजाति समूह के अंतर्गत कौन सी जनजाति होती है। अब यहाँ पे दो चीजों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो बहुत बार यहाँ पे समझने में हमको कठिनाई होता है कि आखिर में ये दोनों चीज है क्या। तो याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो है वो प्रजातीय समूह को अलग अलग कह सकते हैं कि जितने भी प्रजाति है, जितने भी जनजाति थे, तो उनको अलग अलग बांटने के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से उनको अगर आसान बनाने के लिए उनको अलग अलग प्रजातियों में रखा गया। जैसे कई सारे हम जानते हैं कि कई सारे जीव जंतुओं को कह सकते हैं कि शिक्षा के आसान बनाने के लिए या तो पढ़ने के लिए आसान करने के लिए उसे क्या किया, अलग अलग भागों में रखा गया, यानी जिसे हम संघ कहे थे। एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। तो इस तरह से कई सारे, चाहे वो कीट वर्ग हो चाहे तो स्तनधारी वर्ग हो, तो कई सारे वर्गों में बांट के रखा था। तो उसी तरह से अगर बात करें जनजातियों में, तो जनजातियों को भी कई सारे अलग अलग समूह में रखा गया। तो उसी को हम जैसे ऑस्ट्रोलॉइड कहते हैं, फिर है ऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, प्री द्रविडियन है या द्रविडियन है। तो इस तरह से अलग अलग रखा गया। तो ऑस्ट्रेलॉइड अगर पूछा जाए तो वो प्रजातीय समूह के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें हम ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो वो भाषा का समूह है। यानी जब ऑस्ट्रो एशियाटिक का बात करेगा, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक का बात करें तो ये भाषा समूह के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलॉइड जो है वो प्रजातीय समूह को बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि प्रजातीय समूह को अलग अलग जो भागों में रखा गया है उसे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, और भी सारे अलग अलग भागों में समूह में बटा हुआ है। जबकि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है भाषा समूह है, यानी भाषाओं को जो अलग अलग समूहों में बांटा गया उसमें से एक भाषा जो माना जाता है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा माना जाता है। तो ऑस्ट्रोलॉइड कह सकते हैं, या तो फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या तो फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये दोनों शब्दों में आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दोनों शब्द क्या थे। फिर बात करें, जैसे हम जानते हैं कि सभी जनजातियों में देखने को मिलता है कि अलग अलग गोत्र देखने को मिलता है, कई सारे अलग अलग गोत्र उनका देखने को मिलता है। तो उसी तरह से मुंडा जनजातियों में भी कई सारे गोत्र देखने को मिलता है, और ये गोत्र को कीली के नाम से जानते हैं। तो ये गोत्र को कीली कहते हैं। अब इनमें अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर गोत्र देखा जाए तो कुछ इस तरह से है, जैसे टूटी, केरकेटा, डुंगडुंग, तिरकी, तोपनो, पुर्ती, फिर है बागे, बलमुचू, मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, कंडीर, सुरील है। ये सभी और भी कई सारे ऐसे इनका गोत्र देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र था जिसको लाने का प्रयास किया, और भी कई सारे ऐसे गोत्र हैं जो कि मुंडा जनजातियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये अपने युवा ग्रह को गितियोड़ा कहते हैं। तो मुंडा जनजातियों का जो युवा ग्रह होता है वो गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि युवा ग्रह जो होता है वो कह सकते हैं कि मुंडा जनजातियों या तो फिर जो भी जनजाति है उनके युवक युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उनको वहां पे रखा जाता है। और कई सारे ऐसे जनजाति हैं जिनमें युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा ग्रह देखने को मिलता है। जैसे हमने बात किया था उरांव में घुमकोड़िया के बारे में हमने बात किया था, तो अलग अलग उसमें था। जैसे युवकों के लिए उसमें जो खेरेपा का बात किए थे, या तो फिर धांगल कुड़िया उसी को कहा जाता है। फिर उसी तरह से युवतियों के लिए अलग हम बात करे थे, पेल एरेपा के नाम से जाना जाता है। और जो दोनों के प्रमुख होते हैं उसके बारे में हम बात किए थे, जिसमें से जो महिलाओं के लिए या तो कह सकते हैं कि युवतियों के लिए जो ये युवा ग्रह होता है उसका जो प्रमुख होता है उसको बड़की धांगरिन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें ये उरांव जनजातियों में जो युवकों के लिए जो युवा ग्रह होता है उसका प्रमुख को धांगर के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है उनके जो प्रमुख होते हैं। तो उसी तरह से अगर मुंडा जनजातियों में बात करें तो युवा ग्रह को मुंडा जनजातियों में युवा ग्रह के नाम से, ये गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है उनके युवा ग्रह को। वहीं अगर बात करें वधु मूल्य,
वधू मूल्य कह सकते हैं कि जो विवाह के समय में लड़कों के द्वारा दिया जाने वाला मूल्य जो होता है वही वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये वर्तमान में अब ये काफी कम प्रचलित है, लेकिन पहले जो होता था यह तो बहुत जगह अभी भी वर्तमान में ऐसे जगह है जहां पे लड़कों के द्वारा लड़कियों को दिए जाने वाला मूल्य जो होता है वो कुरी गोनोंग टाका या तो फिर उसी को हम वधू मूल्य के नाम से जानते हैं। तो मुंडा जनजातियों में अगर पूछा जाए कि मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो कुरी गोनोंग टाका के नाम से जाना जाता है, यानी कुरी गोनोंग टाका। तो ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। जैसे संथालों में हमने बात किया था कि संथालों में जो ये वधू मूल्य होता है उसको पोन के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह से अगर मुंडा में बात करें तो कुरी गोनोंग टाका के नाम से जाना जाता है। और ये विवाह इनका अलग अलग विवाह भी देखने को मिलता है। सभी जनजातियों में अलग अलग कई तरह के विवाह देखने को मिलता है। अगर मुंडा जनजातियों में बात करें तो मुंडा जो है वो विवाह को अरंडी के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। वही अगर इनमें कुछ प्रमुख विवाह का अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे बात आता है आयोजित विवाह, और आयोजित विवाह जो होता है वो मुंडा जनजातियों में प्रमुख विवाह के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोजित विवाह जो होता है वो मुख्य रूप से जो युवक और युवती जो कह सकते हैं कि लड़का लड़की के घर वाले के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक रूप से बातचीत होता है, उसके आधार पर जो विवाह होता है उसी को आयोजित विवाह के नाम से जाना जाता है। वही राजी खुशी विवाह एक होता है, राजी खुशी विवाह जिसको कह सकते हैं कि ये प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है, तो ये राजी खुशी विवाह है। हरण विवाह बहुत बार ये देखा जाता है, हरण विवाह का भी प्रचलन ऐसा है। फिर है सेवा विवाह। सेवा विवाह में मुख्य रूप से देखा जाता है कि हरण विवाह में क्या है कि लड़की को एक जगह से भगा करके जो शादी होता है उसे हरण विवाह के नाम से जाना जाता है। और फिर सेवा विवाह अगर बात करें तो लड़का क्या करता है कि लड़की के यहाँ कुछ दिनों तक जा करके कह सकते हैं कि जो होने वाला ससुराल होता है वहां पे कुछ दिन जाके कुछ सेवा प्रदान करता है, और जो कुरी गोनोंग टाका यानी वधू मूल्य होता है उसको जब चुका लेता है तो उसके बाद क्या है कि उसको चुकाने के लिए क्या है कि वो वहां पे सेवा करता है, उसके बाद फिर वो शादी करता है, उसी को सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर एक है हठ विवाह। तो हठ विवाह अगर बात करें मुंडा जनजातियों में तो ये क्या होता है कि लड़की जो है वो जाके लड़के के घर में चली जाती है और तब तक वो वहां पे रहती है जब तक उसके घर वाले उसमें तैयार नहीं हो जाते, तो ये हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सगाई का, तो सगाई बात करें तो मुंडा जनजातियों में जो विधवा विवाह है या तो परित्यक्ता विवाह जिसको हम कहते हैं वो सगाई के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग जो है विवाह के प्रकार हैं और ये अलग अलग कई तरह के विवाह देखने को मिलता है। और भी कई ऐसे देखने को विवाह के कई सारे ऐसे देखने को मिलता है प्रकार। फिर बात करें इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो इससे पहले हमने जो भी देखा इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात किया और ये कैसे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले जब हम बात किए थे तो मुंडा जनजाति जब जंगलों में निवास करते हैं तो वो हम जानते हैं कि जंगलों को पहले वो साफ करते हैं और जंगल को साफ करके फिर वो खेतों का निर्माण करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जानते कि जब पेड़ पौधे से अपना जीवन यापन पर्याप्त नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जाता है तो उनका क्या है कि भोजन का जो कह सकते हैं कि मात्रा जो वो काफी पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या है कि पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और जंगलों को साफ करके वो खेत का निर्माण करते हैं। और खेत जो कहलाया उसी को हम आगे पीछे हम जब शासन व्यवस्था जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था खुटकट्टी खेत के बारे में, या तो खुटकट्टी खेत या तो फिर खुटकट्टी गांव के बारे में हम पढ़े थे। तो उसमें सारा इस चीज का जिक्र किया था कि जो जंगलों को साफ करके जो खेतों का निर्माण किया गया वही खुटकट्टी खेत कहलाया। तो इस तरह से कई बार पूछा जाता कि खुटकट्टी खेत क्या था या तो फिर खुटकट्टी गांव क्या होता है। तो ये सभी के बारे में हमने पिछले कक्षा में हमने इसकी चर्चा की है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले क्लास को आप जाकर देख लें। जो भी जनजातीय शासन व्यवस्था है वो सारे शासन व्यवस्था को हमने क्रम वाइज किया हुआ है। अगर बात करें इनकी राजनीतिक व्यवस्था का, तो गांव का प्रधान या तो फिर जो मुखिया होता है उसे मुंडा या तो फिर हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके जो गांव होते हैं उनको हाथू के नाम से जाना जाता है। और
पंचायत जो है वो हाथों के नाम से जाना जाता है। और कई गांवों को मिलाकर जो वो पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। और बता दें कि कई सारे गांव का मुखिया, कह सकते हैं कि गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा या तो फिर हाथों मुंडा के नाम से जाना जाता है। और कई सारे गांव को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। और पढ़ा पंचायत का अगर प्रधान पूछा जाए कि पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मानकी होता है। पढ़ा पंचायत का मुख्य व्यक्ति या तो प्रधान व्यक्ति जो होता है वो मानकी के नाम से जाना जाता है। वहीं गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें, यह मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पढ़ा पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं मुंडा जनजातियों के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। बात करें, कुछ ऐसे पद देखने को मिलता है या तो कुछ अधिकारी कह सकते हैं कि जो कि इन जनजातियों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनमें से अगर बात करें तो पढ़ा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, लाल, कर्ता, और ये सभी कुछ प्रमुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और सभी का जो कार्य होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वो अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। जैसे लाल हम जानते हैं कि उसमें कुछ वकील के रूप में काम करते हैं। जैसे पांडे होते हैं तो ये क्या है कि खाता बही या तो फिर जो भी कागज वगैरह देखने का काम होता है वो पांडे का होता है। तो सब अलग अलग कार्य करते हैं। तो ठाकुर का वही अलग काम होता है, कोतवाल का अलग अलग काम होता है। तो सबका कहीं ना कहीं अलग अलग कार्य बटा हुआ था और उसी तरह से अलग अलग कार्य करते हैं। बात करें मुंडा व मानकी का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है। तो मुंडा जनजातियों में मुंडा और मानकी का जो शासन माना जाता है, या तो कह सकते हैं कि जो पद होता है ये दोनों का, वो कहीं ना कहीं वंशानुगत माना जाता है, क्योंकि ये दोनों का पद जो है वो वंशानुगत देखने को मिलता है। लेकिन कई सारे ऐसे जनजाति भी हैं जहां पे उनके पद जो है वो वंशानुगत नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कई सारे ऐसे जनजाति हैं जिनमें वंशानुगत भी देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे हैं जहां पे नहीं भी देखने को मिलता है। तो ये सभी थोड़ा सा, और जब हम जैसे जैसे क्लास करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां हम इस चीज को क्लियर करते चलेंगे। अगर बात करें मुंडा जनजातियों की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो बात करें कि अर्थव्यवस्था इनका जो होता है वो यह अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। यानी इसकी अर्थव्यवस्था, अगर बात करें मुंडा जनजातियों की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मुख्य आधार जो वो माना जाता है वो कृषि को माना जाता है। हालांकि ये मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये कई सारे जो है वो कृषि के इनको देखने को मिलता है। ये कई सारे कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में ये धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में भी ये कार्य करने लगे हैं और धीरे धीरे ये वहां से कह सकते हैं कि कृषि तक सीमित ना रहकर बाहर में भी और भी कई सारे ऐसे अन्य कार्य देखने को मिलता है। बात करें, इनमें दो शब्दों का प्रचलन है। एक आता है रानू और दूसरा है हंडिया। तो रानू और हंडिया बहुत बार हमको पूछा जाता है कि होता क्या है। तो बता दें कि सभी जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन हंडिया जो मुख्य रूप से जो माना जाता है वो पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाना जाता है कि जनजातियों में हंडिया का जो है वो महत्व सिर्फ एक पेय पदार्थ तक नहीं है, क्योंकि बता दें कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जनजातियों में, वो सभी अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उरांव जनजातियों में भी हमने देखा था कि हंडिया का तपान जो होता है वो चढ़ाया जाता है, जहां पे उनका पूजा स्थल होता है। जैसे सरना हम कहते हैं कि पूजा स्थल जो होता है उसको सरना कहा जाता है। तो उसी में देखते हैं कि जब पूजा पाठ होता है, जब कोई त्योहार होता है, तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सभी में हंडिया का प्रचलन देखने को मिलता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से रानू और हंडिया। लेकिन अगर मुंडा जनजातियों में बात करें तो इनका दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रानू को तुलसी जल के समान माना गया है, तो मुंडा जनजातियों में रानू को तुलसी जल के समान माना गया है। तो वहीं अगर हंडिया का बात करें तो हंडिया जो है वो गंगा जल के समान माना गया है मुंडा जनजातियों में। अब ये जो था वो कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार था। और भी कई सारे अगर बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में क्या था कि सीमित साधन था। उस समय जो था वो बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था, क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि जो भी पेड़ पौधे जंगलों से जो भी उनके वनोपज मिलते थे कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करते। जैसे हो गया ला, हो गया केंद, हो गया और भी कई सारे ऐसे चीज होते थे। लकड़ी, कहीं ना कहीं लकड़ी बेचकर, या तो और भी कई सारे जो भी वनोपज होते थे, महुआ हो गया, लाख हो गया, तो ये सभी को बेचकर वो धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय
कह सकते हैं कि जैसे जैसे वो विकसित होते गए और जैसे जैसे वो कृषि कार्य में लग गए, कृषि कार्य से फिर क्या है कि क्षेत्र का विस्तार होता है और धीरे धीरे वो विकसित होता गया, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे प्रसार होता गया। तो इस तरह से कुछ उनके अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है मुंडा जनजातियों के बारे में। बात करें इनके धर्म के बारे में, तो धर्म जो है वो हर जनजातियों में धर्म लगभग एक जैसा माना जाता है, लेकिन कुछ उनके जो नाम देखने को मिलता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो लगभग धर्म का आधार जो होता है वो कहीं ना कहीं लगभग एक जैसा माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी जनजाति होते हैं उनका जो मुख्य त्योहार या पूजा पाठ जो होता है वो प्रकृति के आधार पर होता है। अगर बात करें मुंडा जनजातियों में प्रमुख देवता का, तो प्रमुख देवता सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है, सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि सूर्य के समान माना जाता है, जो कि सूर्य के समान माना जाता है। अगर इनके ग्राम देवता के बारे में बात करें तो ग्राम देवता को हाथू बोंगा। अब याद रखिएगा, बोंगा का अर्थ जनजातियों में देवता का होता है, तो बोंगा का अर्थ देवता होता है और हाथू का अर्थ गांव होता है। तो इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि हाथू का अर्थ ग्राम होता है और बोंगा का अर्थ देवता, तो यानी ग्राम देवता तो हाथू बोंगा। उसी तरह से कुल देवता का बात करें तो कुल देवता ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा, या तो बहुत जगह इसमें खुट हंकार के नाम से भी प्रचलित है, खुट हंकार के नाम से भी देखने को मिलता है। फिर वहीं पहाड़ देवता का बात करें तो पहाड़ देवता को बूरू बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें मुंडा जनजातियों में पहाड़ देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो बूरू बोंगा के नाम से जाना जाता है। वही जल देवता को इकीर बोंगा के नाम से जाना जाता है। गांव की सबसे बड़ी देवी, कह सकते हैं कि गांव की सबसे बड़ी देवी जो माना जाता है वो देसावली के नाम से जाना जाता है, देसावली के नाम से जाना जाता है। और मुंडा जनजातियों में जो धार्मिक प्रधान, कह सकते हैं कि जो धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान वगैरह का जो भी संचालन करते हैं उनको पाहन के नाम से जाना जाता है, पाहन के नाम से जाना जाता है। तो जो भी धार्मिक प्रधान होते हैं उनको पाहन के नाम से जाना जाता है। जबकि कह सकते हैं कि जो राजनीतिक वगैरह कार्यों के लिए जो प्रधान होता है गांव का, वो हमने देखा था कि क्या होता है, तो मुंडा या तो फिर हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा कि अगर गांव का प्रधान या तो फिर मुखिया पूछा जाए तो वो आपका मुंडा या तो फिर हाथू मुंडा होगा। वही अगर कह सकते हैं कि धार्मिक प्रधान पूछा जाए या तो धार्मिक जो मुख्य व्यक्ति जो होता है वो पाहन के नाम से जाना जाता है। वहीं पाहन का सहायक जो होता है वो पुजार या तो फिर पनभारा के नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पाहन के कार्यों में सहयोग करने की भूमिका निभाते हैं। वो पुजार और पनभारा के नाम से जाना जाता है। तो पुजार या तो फिर पनभारा जो है वो पाहन के सहायक होते हैं। अब एक शब्द यहाँ पे देखने को मिलता है डाली कटारी भूमि। तो बता दें कि डाली कटारी भूमि होता क्या है। सबसे पहले ये समझे कि डाली कटारी भूमि होता क्या है। तो जो भी पाहन होते हैं यानी धार्मिक कार्यों का जो प्रमुख व्यक्ति माना जाता है या प्रधान व्यक्ति जो माना जाता है गांव का मुंडा जनजातियों में, उनको क्या है कि पाहन कहा जाता है। अब पाहन को कह सकते हैं कि एक भूमि के रूप में दिया जाता था। जो भी जमीन मिलता था उनको, तो वो क्या होता था कि लगान मुक्त होता था, उनमें लगान उनको देने के लिए नहीं पड़ता था। कह सकते हैं कि उनको लगान नहीं देना पड़ता था उस समय, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में लगान का प्रचलन था कि लगान जो भी जमीन होता था उसका लगान भरना पड़ता था। लेकिन जो पाहन को दिया जाने वाला भूमि होता था उसको कहीं ना कहीं उसमें लगान देना नहीं पड़ता था। तो वही जो भूमि कहलाया वो डाली कटारी भूमि के नाम से जाना जाता है। तो डाली कटारी भूमि अगर पूछा जाए कि मुंडा जनजातियों में डाली कटारी भूमि किस रूप में जाना जाता है, तो पाहन को लगान मुक्त भूमि जो दिया जाता है वही डाली कटारी भूमि के नाम से जाना गया। वहीं अगर बात करें भूत खेत या तो भूत खेता के नाम से भी बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। तो भूत प्रेत की पूजा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जनजातियों में भूत प्रेत ये सभी के बारे में काफी विश्वास माना जाता था इन सबों में, इसलिए उनके लिए जो पूजा पाठ होता है वो कह सकते हैं कि भूत और उनमें जो व्यवस्था होने के लिए जो भी प्रयोग किया जाता था, या तो कह सकते हैं उस खेत से जो भी ये वस्तु होता था या तो फिर पैसा जो होता था, वो सभी पैसा का उपयोग वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत की पूजा के लिए प्रयोग होता है। तो उसी को भूत खेत या भूत खेता के नाम से जाना जाता है।
बात करें मुंडा जो है वो टोटेम या तो इष्ट चिन्ह की भी पूजा करते हैं। तो टोटेम के भी अब हर जनजातियों में क्या है कि टोटेम के अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलता है। तो ये हम जब टोटेम व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे जनजातियों में स्पेशली रूप से, तो उसमें हम और इसको डिटेल से देखेंगे और सभी जनजातियों के बारे में हम समझेंगे कि टोटेम व्यवस्था क्या है और किस तरह से अलग अलग जनजातियों में सब में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है देवड़ा, कि देवड़ा क्या होता है। तो देवड़ा कह सकते हैं कि जो भी झाड़ फूंक का कार्य करने का काम होता है, तो ये भी देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में ये सब भी देखने को मिलता है कि झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति होता है। हालांकि वर्तमान में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये सभी कार्य करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचलन था इसका। और जो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है उसको देवड़ा के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजातियों में। अब हर जनजातियों में क्या है कि त्योहार भी देखने को मिलता है और अलग अलग आधार पर त्योहार देखने को मिलता है, चाहे वो जंगलों के आधार पर हो या तो प्रकृति के आधार पर हो या तो फिर कह सकते हैं कि जानवरों के, क्योंकि पशु के आधार पर हो। कई सारे आधारों पर जो है वो त्योहार देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें सोहराई, तो हम जानते हैं कि सोहराई जो होता है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जानवरों के विशेष आधार पर ये त्योहार मनाया जाता है, सोहराई। फिर होता है सरहुल, तो सरहुल कह सकते हैं कि ये इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि सरहुल के बारे में। फिर आता है रोवापुना, जोमनवा, ये सारे कई सारे ऐसे त्योहार देखने को मिलता है। और भी कई सारे त्योहार हैं जैसे करम हो गया, और भी कई सारे त्योहार ऐसे देखने को मिलता है जनजातियों में जो कि अलग अलग आधार पर देखने को मिलता है। अगर बात करें आषाढ़ में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले जो एक त्योहार मनाया जाता है मुंडा जनजातियों में, उनको बतौली के नाम से जाना जाता है, जिसे छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बतौली या तो फिर छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो ये मुंडा जनजातियों में आषाढ़ में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले ये मनाए जाने वाला त्योहार के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से अगर बात करें किसी भी जनजातियों के बारे में जब आप पढ़ें तो इस आधार पे पढ़ें, सबसे पहले जनजाति के बारे में पढ़ें कि जनजाति कैसे विस्तार हुए, कहाँ से आए और कैसे कैसे कब वो निवास करते हैं। फिर उनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ें, उसके बाद फिर आप उनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ें, उनका समाज कैसा था, क्या प्रचलन था, कैसे कैसे उनके अलग अलग चीज देखने को मिलता है और वो किस समूह के आधार पर देखने को मिलता है। फिर उनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानिए, फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, उनके कह सकते कि गांव का प्रधान कौन होता है, उनको जो भी उनके ग्राम का जो भी कह सकते हैं कि जो भी संचालन होता है वो अलग अलग आधारों पे होता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या राजनीतिक के आधार पे हो, वो अलग अलग आधारों पे। तो राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य रूप से हम इसका देखते हैं कि गांव का प्रधान किसके रूप में और कौन व्यक्ति होता है जो कि ये सभी कार्यों का संचालित सही ढंग से करता है। फिर इनके अर्थव्यवस्था का, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जो भी जनजाति हैं उनके सभी अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग अंतर देखने को मिलता है। जैसे कुछ चाहे वो कृषक थे तो कुछ कामगार देखने को मिलता है, कुछ कह सकते हैं कि लौह वगैरह वस्तुओं बनाने में प्रचलित देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जो कि बांस के कार्यों में काफी निपुण थे। तो कुछ कह सकते हैं कि सभी जनजातियां जो वो अलग अलग अर्थव्यवस्था का आधार था, और कुछ ऐसे जनजाति जो वो अस्थायी कृषि के रूप में माना जाता है, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये सभी जनजातियां जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये ज्यादा विकसित हुए और ये कृषि कार्य को अस्थायी रूप से मान लिए। और भी कई सारे ऐसे जैसे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये सभी भी खेती देखने को मिलता है। फिर कह सकते हैं कि जो भी जंगल से वनोपज मिलते हैं उनको, वो सारी चीजों को भी वो कहीं न कहीं सकते हैं एकत्रित करके और वो ये बाजारों में बेचते थे, उससे जो पैसा होता था वो भी आधार माना जाता है। फिर बात करें रानू या तो फिर हंडिया जो देखने को मिलता है, जो कि एक पेय पदार्थ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये भी कुछ अर्थव्यवस्था में इनका योगदान देता है कि वो बेच करके उससे भी पैसा अपना ये करते हैं और अपना घर वगैरह चलाते हैं। फिर इनके धर्म का आधार देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सभी जनजातियों में धर्म का आधार भले लगभग एक माना जाता है, लेकिन नामों जो इनमें जो प्रमुख देखने को मिलता है वो नाम अलग अलग देखने को मिलता है। और हमसे कई बार एग्जाम्स में सवाल जो है वो डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है नाम से आपको,
कि इनके चाहे वो प्रधान देवता का नाम से पूछ लिया जाए, या तो फिर कोई भी देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, या तो पहाड़ देवता, या तो फिर कह सकते कि गांव के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता, तो ये सभी अलग अलग नाम से हमको डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। और जो भी कुछ शब्द देखने, जैसे हमने देखा था डाली कटारी भूमि, भूत खेत क्या होता है, फिर देवड़ा का अर्थ क्या है, देवड़ा का कार्य क्या होता है, तो ये सभी जो है वो धर्म का आधार हमको पता होना चाहिए, किस आधार पे उनका धर्म है। फिर उसके बाद बात करें त्योहारों के बारे में, तो सभी जनजातियों में अलग अलग त्योहार देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुल मुंडा जनजातियों के बारे में एक कह सकते हैं कि हमने समझने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो। और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।